बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती इंडिया को एक आंख नहीं पाती और वो चाहता है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से दूर रहें। आगे बढ़ने से पहले यूथ एम्बेसडर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती से इंडिया क्यों खौफजदा और परेशान है? पाकिस्तान 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ और जिस तरीके से आज़ाद हुआ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी हकीकत में अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं थी, असल में हिंदुओं से आज़ादी थी। कायदे आज़म अच्छी तरह समझ गए थे कि हिंदू असल में महाभारत बनाना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों का भारत में अक़लियत के तौर पर रहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं था, जिसका एहसास आज 70 साल के बाद इंडिया के मुसलमानों को हो रहा है। आज 70 साल के बाद पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए तुर्की की, तो 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम के नतीजे में तुर्की के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इससे पहले तुर्की की अजीम शान तारीख है। यही तुर्की सल्तनत उस्मानिया की सूरत में 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करती थी। द ग्रेट ओटोमान अम्पायर इसको कहा जाता था। दोस्तों, 1918 में जंग अजीम ख़त्म हुई तो तुर्की में एक सेकुलर हुकूमत कायम हुई, जिसकी बुनियाद कमाल अतातुर्क ने रखी। दोस्तों, 1923 में 100 साल का मुआहदा हुआ था बरतानिया और तुर्की के दरमियान के 100 साल तक तुर्की में दोबारा खिलाफत नहीं आ सकती। अब 2023 में वो मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है और तुर्की दोबारा खिलाफत की तरफ जा रहा है और इसके आसार भी नज़र आ रहे हैं। अब इंडियन मीडिया क्यों परेशान है, आपको दिखाते हैं कि इंडियन मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग करके दुनिया को बहका रहा है। असल में ये परेशानी सिर्फ इंडिया की नहीं, ये सारी उन ताकतों की परेशानी है जो नहीं चाहते कि इस्लाम दोबारा निज़ाम की सूरत में किसी भी इस्लामी मुल्क में नाफिज हो सके। सुनिए ज़रा। आज बात दुनिया के उस हिस्से की जहां हिंदुस्तान का नया दुश्मन पैदा हुआ है। उस जमीन पर लगातार बमों के धमाके गूंज रहे हैं, गोलियों की बारिश हो रही है और आग के बवंडर उठ रहे हैं। दरअसल इस सब की वजह है एक ऐसा तानाशाह जो अपनी फौज के साथ सारी दुनिया से टकराने निकल पड़ा है। वो खून का दरिया बहाने निकला है, वो दुनिया को दहलाने निकला है। उसकी फौज कहर बरपा रही है। किम जोंग से भी सन की तानाशाह। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि अब ये चेहरा आपको करीब करीब रोज खबरों में दिखेगा। ये वो सन की तानाशाह है जिसने दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है। इसकी सेनाएं निकल पड़ी हैं, सारी दुनिया इसे रोकना चाहती है, लेकिन ये किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं। ये है टर्की का तानाशाह रजब तैयब एर्दोगान। बीते 2 साल में इसने टर्की को अपनी मुट्ठी में कैद किया और अब ये अपनी फौजें लेकर निकल पड़ा। अमेरिका नाखुश हो गया, इनसे नाराज हो गया टर्की, तो इन्होंने भेजे, अपने दूत भेजे, अभी भी भेजे। कुछ घंटे पहले ही शायद एक को मिला, इन्होंने ना कर दिया, हमने किसी की नहीं सुननी। तो ये जो नहीं सुनने वाली बात है, फिर यही वो तानाशाही है नॉर्थ कोरिया की तरह। बुधवार को एर्दोगान ने ट्रंप को खुला संदेश भेजा है और वो ये है कि जो जंग उसने शुरू की है उसे वो नहीं रोकेगा। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को इस तानाशाह की सीधी और खुली धमकी है। यानी एर्दोगान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एर्दोगान एक किस्म का सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। वो अपनी ही बात को सुनता है, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। वो काफ़ी ईगोइस्टिक है और इसी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अभी कुर्दों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उनके लिए भी वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब जानिए कि आखिर ये शख्स है कौन। एर्दोगान कहने को टर्की का राष्ट्रपति है,
लेकिन साल 2017 में इसने टर्की में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें भारी मतों से ये जीत गया। इस जनमत संग्रह के बाद इसने टर्की के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को बेतहाशा बढ़ा लिया। आज इसके पास हर वो ताकत है जो किसी तानाशाह के पास होती है। इस जनमत संग्रह से पहले टर्की का राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टैंप हुआ करता था, लेकिन अब इसने खुद को तानाशाह बना लिया है। टर्की एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जहां रहने वाले 90% से ज्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन चंद साल पहले वहां के मुसलमान काफी खुले विचारों के थे। वो विकासवादी सोच रखते थे और इसीलिए ये मुल्क यूरोप के किसी मुल्क जैसा नजर आता था। एर्दोगान की इस्लामिक कट्टरता कुख्यात है। अपने पहनावे और चाल चलन से ये भले ही आपको इस्लामी कट्टरपंथी ना दिखता हो, लेकिन इसकी हर हरकत इस बात की गवाही देती है। तभी तो इस तानाशाह पर दबे छिपे ISIS को मदद देने का आरोप भी लगता रहा है। बीते कुछ वक्त से तानाशाह एर्दोगान इस मुल्क के DNA से ही खिलवाड़ कर रहा है। वो टर्की को अब एक कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। वो वहाँ नई मस्जिदें बनवा रहा है, महिलाएं पर्दा करें ऐसे कानून ला रहा है और टर्की के हाईटेक समाज को मदरसों की तरफ वापस ले जा रहा है। टर्की के लोग इससे बेपनाह नफरत करते हैं, लेकिन आज एर्दोगान इतना ताकतवर है कि इसके खिलाफ कोई बोलना तो दूर, टर्की में सोच भी नहीं सकता। टर्की में एर्दोगान के खिलाफ बात करना राष्ट्रद्रोह है। एर्दोगान के खिलाफ लिखने या बोलने वाले लोग गायब कर दिए जाते हैं। कई हजार पढ़े लिखे और आधुनिक सोच रखने वाले लोग गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए हैं। इसका आतंक कितना ज्यादा है कि इसके ज्यादातर विरोधी मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रद्रोह के नाम पर वो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है। नए कानून के बाद एर्दोगान के पास असीमित शक्तियां हैं और वो टर्की की सेना को सीधा आदेश देता है। टर्की के लोग इससे इतनी नफरत करते हैं कि कई बार इसे मारने की कोशिश तक कर चुके हैं, लेकिन ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल डालता है। इस पर हमला करने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। साल 2016 में टर्की के लोग और टर्की की सेना का एक हिस्सा इसका तख्ता पलटने के लिए निकल पड़ा था। तब टर्की की सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। शहरों के ऊपर F-16 विमान उड़ रहे थे और अपने ही शहरों पर वो विमान बमबारी कर रहे थे, लेकिन एर्दोगान का तख्ता नहीं पलटा जा सका। उसने बेरहमी से अपने हर दुश्मन का खात्मा कर दिया। इस बगावत में करीब 250 लोग मारे गए और 1500 के करीब बुरी तरह जख्मी हुए। करीब 5000 पर अब भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। क्योंकि एर्दोगान पॉपुलर नहीं था और ये फंडामेंटलिस्ट था। उनकी जो फौज है वो मॉडर्न है और सेकुलर है, इसीलिए 2016 में उन्होंने कोशिश की थी इसका तख्ता पलट करने की, मगर वो कामयाब नहीं हो गए, क्योंकि इसने अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनकी मदद से सड़कों को, स्ट्रीट्स को फ्लड कर दिया और इसका तख्ता पलट होने से बच गया। इसके बाद उसका अगला कदम क्या होगा फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रांस और मुस्लिम देशों का संगठन मुस्लिम लीग समेत दुनिया के कई मुल्क इस सनकी के खिलाफ हैं। बुधवार को एर्दोगान ने ये कहकर हालात और भी संगीन बना दिए कि वो सीरिया में हमला नहीं रोकेगा। एर्दोगान की सनक के बाद अब हालात कहां तक जाएंगे कह पाना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि एर्दोगान की सनक के पीछे वजह क्या है। दरअसल आज का टर्की कभी दुनिया के सबसे बड़े और महान साम्राज्यों में से एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। वक्त के साथ ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अब एर्दोगान का एक बार फिर से यही इरादा है कि वो ऑटोमन एम्पायर की महानता को वापस लाने के साथ साथ खुद को इस्लाम की बड़ी शक्ति के तौर पर खड़ा कर सके। अपने मुल्क का दुश्मन है एर्दोगान।
उसकी सनक टर्की को बर्बाद कर देगी। बर्बाद हो जाएगा खूबसूरत टर्की। टर्की को तानाशाह से बचाओ। यही है वो खूबसूरत मुल्क जिसे दुनिया टर्की के नाम से जानती है। चंद साल पहले तक टर्की दुनिया के सबसे तरक्की पसंद मुल्कों में से एक माना जाता था। इसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार से दुनिया जलती थी, लेकिन एर्दोगान की तानाशाही सोच ने टर्की को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। टर्की की मुद्रा लीरा की कीमत चंद साल पहले तक अमेरिकी डॉलर के बराबर हुआ करती थी, लेकिन एर्दोगान की कट्टर नीतियों की वजह से अब ये करीब 4 गुना गिर चुकी है। टर्की की अर्थव्यवस्था ठहर चुकी है, बेरोजगारी की दर 11% तक पहुंच चुकी है और टर्की में व्यापार ठप होने वाला है। टर्की ने ऐसे हालात अब तक कभी नहीं देखे थे। टर्की में दुनिया के ऑलिव ऑयल का कुल 75% पैदा होता है और टर्की ऑलिव ऑयल से काफी विदेशी धन भी कमाता है, लेकिन अब ऑलिव के निर्यात में भी ठहराव आने लगा है। इन हालातों में सीरिया पर हमले से टर्की की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचेगा। उसका जो मॉडर्निज्म को सेट बैक करना है, उससे उसकी इकॉनमी बहुत नीचे गई है। वो पॉपुलर लोग नहीं है, वो अपना लीडर नहीं है टर्की में, और लोग उससे खुश नहीं हैं। टर्की के लोग बेबसी से मुल्क की तबाही देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर विरोध किया तो जल्लाद एर्दोगान उनका क्या हाल करेगा। अगर जी आप देखिए तो इसके पिछले 2-3 साल में बहुत जेल में डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रश किए गए हैं, मर्डर बहुत हुए हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो आप अंदर की जो वो सेफ नहीं थी, तो एक सिविलियन रेवोल्यूशन सी खड़ी हो गई। बट फौज इसके पास थी, ताकत इसके पास थी, इसने इसको दबा दिया। टर्की के लोगों को सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि एर्दोगान उनके महान नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क की मेहनत और आदर्शों पर बसे टर्की की जड़ों को खोखला कर रहा है। अब जानिए टर्की के उस महान नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बारे में जिन्होंने टर्की के विकास की नींव रखी थी। कमाल अतातुर्क साल 1923 में आजाद हुए टर्की के पहले नेता थे। अतातुर्क मुस्लिम होते हुए भी एक महान नेता थे। आजादी के बाद वो टर्की को मुस्लिम कट्टरपंथ की तरफ ले जाने की बजाय उसे सेकुलरिज्म और खुली विचारधारा की तरफ ले गए। उन्होंने मुस्लिम टोपी पर बैन लगाया और लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़ी तादाद में स्कूल खुलवाए। उन्होंने समाज के खुलेपन पर ध्यान दिया। उन्होंने अरबी में अजान पर बैन लगवाया और बुर्के पर भी रोक लगवा दी। उन्होंने टर्की में पश्चिमी देशों की तरह कोट पैंट और शर्ट जैसे आधुनिक कपड़े पहनने को बढ़ावा दिया। उन्हीं की बदौलत टर्की बाकी मुस्लिम देशों से अलग बना और बहुत तेजी से विकसित भी हुआ। टर्की बहुत फॉरवर्ड लुकिंग वेस्टर्नाइज कंट्री था। उसने वो सब उनको कैंसिल किया। उसके ड्रेस के ऊपर उसने पाबंदियां लगा दी। टर्की बिल्कुल यूरोपियन ड्रेस पहनते थे, जो स्पेशली उनके वुमेन वो बिल्कुल यूरोपियन जैसे थे, और इसने वो सब पाबंदियां लगाई जिससे कि वो फंडामेंटलिज्म उसने इंट्रोड्यूस किया, और उसकी वजह से जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट है। कमाल अतातुर्क को आज भी टर्की के लोग राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं। टर्की का कानून भी कहता है कि अतातुर्क की शान में गुस्ताखी करने वाले को जेल जाना होगा, लेकिन ये तानाशाह अतातुर्क के सपने के टर्की को बर्बाद करने पर आमादा है। ये नई मस्जिदें खोल रहा है, लिकर फ्री जोन बना रहा है, महिलाओं के पर्दे को बढ़ावा दे रहा है, और इस तरह के नियम लगातार टर्की में लागू किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस जल्लाद के साए में टर्की अपनी पहचान खोता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि एक तानाशाह खलनायक एक मुल्क की आत्मा का कत्ल करने पर आमादा है। पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक ऐसे ही एर्दोगान ने किसी को दोस्त भी बनाया है तो पाकिस्तान को। जी हां, पाकिस्तान उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिन्हें टर्की अपना दोस्त मानता है। इसीलिए तो टर्की ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाने की गलती की थी। आइए अब बताते हैं कि टर्की ने हिंदुस्तान को उकसाने की गलती की क्यों और कितना गहरा है रिश्ता इमरान और एर्दोगान का।
एर्दोगान ताकत के लिए पागल है, इमरान कश्मीर के लिए पागल है। एक का सपना ओटोमन एम्पायर, दूसरे का सपना कश्मीर पर कब्जा। एक का मुल्क तबाह हो चुका है, एक अपना मुल्क तबाह कर रहा है। सारी जिंदगी अय्याशी कर इमरान इन दिनों धार्मिक हो गए हैं और एर्दोगान अपनी कट्टर इस्लामी सोच के लिए जाने जाते हैं। यही वो धर्म का धागा है जिसने इमरान और एर्दोगान को एक दूजे से बांध रखा है। और इसी बंधन की बेबसी में एर्दोगान ने भारत से दुश्मनी मोल ली। हालांकि दुश्मनी भले ही अब हुई है, लेकिन टर्की धोखा तो भारत को 1962 की जंग में ही दे चुका है। साल 1962 में भारत चीन की जंग चल रही थी। भारत ने पहाड़ों पर इस्तेमाल के लिए टर्की से हल्की होवित्जर तोपें खरीदनी चाहिए। टर्की भारत को तोपें बेचने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर इन मौके पर टर्की ने भारत को तोपें नहीं बेची। आखिरकार 1962 की जंग में भारत की हार हुई और टर्की के इस धोखे के साथ ही भारत टर्की के रिश्तों में खटास आ गई। वक्त के साथ टर्की पाकिस्तान के करीब होता चला गया। पाकिस्तान के कहने पर टर्की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाता रहा। यूथ एम्बेसडर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें।